अब प्रिंसिपल ऑफ कैंसर आते हैं। देखो कैंसर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट क्या टॉपिक है जो सबने आई गेस सुना ही होगा कैंसर के बारे में। कोई इंसान ऐसा नहीं बचा जिसको पता नहीं हो कि भाई कैंसर क्या होता है। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें हमारे कैंसर में अगर क्लासिफाई करें, आपके सबसे पहली चीज तो टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं होता कि भाई सेल है। फिर टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कुछ लेवल तक यहाँ पे मैलिग्नेंसी होती है। मैलिग्नेंसी पे भी आएंगे वन बाई वन क्या क्या चीज होती हैं। सबसे पहले अगर टिश्यू बेस्ड है तो टिश्यू बेस्ड के जो कैंसर होते हैं जैसे कार्सिनोमास हैं, सार्कोमा है, ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, सीएनएस कैंसर्स होते हैं, ये टिश्यू टाइप कैंसर हैं। टिश्यूज के थ्रू ही आपको ये कैंसर देखने को मिलेंगे या टिश्यूज से ही ओरिजिनेट होते हैं। सेल टाइप में जैसे ब्लास्टोमास हैं या आपके जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, तो ये सेल टाइप में आ जाएंगे। डिग्री ऑफ मैलिग्नेंसी पे आए तो मैलिग्नेंसी में 2 ही होते हैं। ठीक है, अगर ये भी चाहे वो टिश्यू हो चाहे वो सेल हो, या तो वो बिनाइन होगा या फिर वो मैलिग्नेंट होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके जो बिनाइन कैंसर्स होते हैं ना, आप ऐसे समझो कि नॉन कैंसरस मान के चलो, नहीं नॉन कैंसरस भी नहीं बट स्टिल इट्स अ कैंसर, बट वो स्प्रेड आउट नहीं होता। उसको अगर देखा जाए सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है उसकी पर्टिकुलर साइड से। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो थोड़े से ढीठ होते हैं। ठीक है, वो ढीठ इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और पूरे अदर पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, वो हार्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिग्री ऑफ मैलिग्नेंसी पे आता है। एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। करेक्ट। अब ये ट्यूमर और कैंसर में भी एक तरीके से अगर देखा जाए डिफरेंस आ जाता है। एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है हमारे ट्यूमर और कैंसर में। दोनों में इसमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ होने वाली है मास की, किसकी? टिश्यू की, मास ऑफ टिश्यू। और कैंसर अगर देखा जाए उसमें भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने वाली है, किसकी? एबनॉर्मल सेल की। बस इतू सा याद रखना और कुछ नहीं है। दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बट टिश्यूज और कैंसर का होता है कभी कभी ना, जब लाइक आपका एग्जामिनर बैठा हो या कुछ भी हो, कभी कोई पूछ ले भाई कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, तुम एटलीस्ट बता सको कि भैया वो तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, मास टिश्यूज का, मास होता है टिश्यू का, बट उसमें एबनॉर्मल एक तरीके से ग्रोथ होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सेल के बारे में। ओके, अब जैसे आपके बेस्ड ऑन टिश्यू ओरिजिन है तो कार्सिनोमाज है। कार्सिनोमा जो एक कैंसर है वो एपिथेलियल सेल से होता है। उसका जो रिलेशन है किससे होगा? आपका एपिथेलियल सेल से। या तो वो आपके बॉडी के सरफेस पे बाहर होगा या अंदर होगा, वो डिपेंड करता है। उसमें आपका एडिनोकार्सिनोमा है। एडिनोकार्सिनोमा में आपके जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पे ओरिजिनेट हो जाता है वो। स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा है, मतलब बहुत टाइप के हैं। और अगर इनको नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए, जैसे एडिनोकार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट, कॉलन कैंसर। अब स्क्वोमस सेल कैंसर में स्किन कैंसर, इसोफेगस, लंग कैंसर। अब ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा में जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है तो वहां होने लगता है ये पर्टिकुलर। ऐसा समझो कि एपिथेलियल सेल है ना, उसी साइड पर होगा, उसी तरीके का को कार्सिनोमा या फिर एक तरीके से कैंसर होगा, या टिश्यू बेस्ड ओरिजिन है। तो ये जैसे ब्लैडर कैंसर हो गया। अब देन सार्कोमास है। अब सार्कोमास जो आते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज से रिस्पॉन्सिबल हैं। ये देखो कनेक्टिव टिश्यूज है, और साथ ही साथ आप इसमें क्या मान के चलो, जैसे बोन है, कभी ना कभी जैसे सार्कोमास को कनेक्ट करोगे ना तो वो आप ओके वेट, ठीक है, तो क्या है? बोन, कार्टिलेज, फैट्स, ब्लड वेसल्स पर्टिकुलरली इस जगह होता है। या ऐसा बोलो कैंसर ऑफ बोन, कैंसर ऑफ कार्टिलेज, कैंसर ऑफ फैट टिश्यू। तो ओस्टियोसार्कोमा आपने सुना होगा, वो क्या होता है? वो बोन का कैंसर कहलाता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेज का कहलाता है, और लाइपोसार्कोमा होगा वो फैट टिश्यू का। मतलब आप सोचो कैंसर इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। आप किसी भी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ देख सकते हो, टिश्यू मास देख सकते हो, तो उस हिसाब से उसको कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, कैटेगराइजेशन के बेसिस पर भी देखने को मिल जाएगा। अब ल्यूकीमिया है, वो ब्लड से रिलेटेड है। ल्यूकीमिया आपने सुना होगा, कैंसर ऑफ द ब्लड, बोन मैरो, जिसमें WBC का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। क्या कहते हैं? WBC का एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ल्यूकीमिया जो क्लासीफाई होता है वो WBC का ही टाइप है, जिसको एक तरीके से प्रोग्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो सुना है आपने ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के बारे में? वो मूवीज में दिखाते हैं ना, क्या हुआ इसको ब्लड कैंसर हुआ है।
ड्रामेटिक वॉइस में, तो ऐसा समझो। लिम्फोमा है वो रिलेट करता है आपका किससे, लिम्फेटिक सिस्टम से। अब हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं जिसमें आपके रीड स्टर्नबर्ग सेल रहते हैं और एक में नहीं रहते, तो उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया गया है या उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है कि भाई इस रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं, इसमें नहीं है। अब आपका CNS का आता है, ग्लायोम्स है, ग्लायल सेल्स होते हैं, ग्लायल सेल से ओरिजिनेट होंगे। मेनिंजियोमास हैं, जो मेनिंजेस हमारे ब्रेन में होती है ना, मेम्ब्रेन होती हैं, वहाँ पे हो जाता है मेनिंजियोमास। बेस्ड ऑन सेल टाइप, जैसे जर्म सेल ट्यूमर है, ब्लास्टोमास हैं, तो उसमें क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव सेल है वहाँ पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर ओरिजिनेट करेगा, और साथ ही साथ मोस्ट कॉमनली जो जर्म सेल्स होते हैं वो आप कहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के, एक तो टेस्टिकल्स में और दूसरी चीज ओवरीज में। ब्लास्टोमास होते हैं वो थोड़ा सा कहाँ से आते हैं, आपके इमेच्योर जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं जो मैच्योर नहीं है या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है, तो उससे क्या होता है वो कैंसर बन जाता है, जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा है। तो वो किस पे है, बेस्ड ऑन सेल टाइप, वो डिपेंड करता है कि सेल का टाइप क्या है। अब जो डिग्री ऑफ मैलिग्नेंसी है जिसमें बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर आता है, बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस माना जाता है और मैलिग्नेंट कैंसरस माना जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ के बेसिस पर। बिनाइन कैंसर नॉन कैंसरस इसलिए होता है क्योंकि वो और बॉडी पार्ट्स जो हैं आपकी पूरी बॉडी में नहीं फैलता या स्प्रेड आउट नहीं होता, उसी में जैसे हमारे फिब्रोमास हैं, लिपोमास हैं, तो ये आ जाता है बिनाइन में। मैलिग्नेंट में आपके क्या होता है, वो आपके सराउंडिंग टिश्यूज, मतलब जो साइड के इर्द गिर्द के वो होते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा ही मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जितने उसके आसपास में टिश्यूज हैं वो क्या करता है, उनको भी एक तरीके से हावी होने लगता है, उन पे इन्वेड करने लगता है, उनकी प्राइवेसी खत्म कर देता है, फिर वो मेटास्टेसाइज हो जाता है। अब मेटास्टेसाइज होने के बाद वो फैल जाता है, तो आप उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल सकते हो। तो इसका कीमोथेरेपी ऑप्शन बचता है एक तरीके से, सर्जिकल मेथड तो नहीं होता क्योंकि साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें रिमूव आउट करनी पड़ेंगी। ट्यूमर जो है, ये वाले ट्यूमर्स को टिपिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को कैंसर बोला जाता है। समझे कि क्या डिफरेंस है, एक और डिफरेंस मिल गया ना यहाँ पे कि ट्यूमर्स और कैंसर में क्या है अलग से। अब क्या फैक्टर्स हो सकता है, क्या कॉज है, देखो ईटियोलॉजी अगर कैंसर की समझनी है तो ऐसा जैसा नहीं है कोई पैथोजन आया, पैथोजन ने आके क्या किया, उसको कैंसर कर दिया, नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके जेनेटिक्स के, एनवायरनमेंट के, लाइफस्टाइल के, जिसकी वजह से एक टाइम पे जाके आप पहुंचोगे तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट हो जाता है आपके कैंसर का। उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस हिसाब से म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो कैंसर रिस्क के चांसेस भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल BRCA1 और BRCA2 है, तो BRCA1 और BRCA2 जो है वो लिंक करेगा कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से लिंक करता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक फैक्टर की अगर बात करें, लाइक फीमेल फैमिली हिस्ट्री देख लेते हैं। फीमेल फैमिली हिस्ट्री में कोई एक गर्ल है छोटी, उसकी पहले 2 पीढ़ियां ऐसी थी या 2 जनरेशन ऐसी थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम था, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का। अब क्या आपको लगता है जो अब वो बेटी है उनकी उसको भी होगा? ऐसा समझो जो इनका A1 है को भी ब्रेस्ट कैंसर था, A2 है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है, और A3 जो Gen 3 आई है उनकी उसको भी होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। चांसेस रिस्क के ज़्यादा होते हैं जेनेटिक में अगर वो BRCA जीन इनके लाइक टेस्टिंग कराएगी एट द एज ऑफ 25 और अब टिल 30, 25 से 30 साल के बीच में करा ही लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पता चलता है तो प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं पता है बट स्टिल फॉर विमेन उनको टेस्ट कराना चाहिए BRCA जीन या BRCA2 के लिए 25 से 30 एज के बीच में, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर गर्ल्स एंड विमेन। अब देन ओवेरियन कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री से पता चल जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर किसी को नहीं पता फैमिली हिस्ट्री तो ये नॉर्मल रूटीन चेकअप की तरह आप जाके करा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स बेटर टू नो अर्ली देन लेटर, वो होता है ना, इट्स बेटर टू से सॉरी, इस टाइप से कुछ। तो इस हिसाब से जेनेटिक फैक्टर्स फॉर विमेन गर्ल्स आई एम टेलिंग, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं जो अगर उस सब्सटेंस के कभी भी कोई एक्सपोज हो जाता है, कोई इंसान किसी भी कार्सिनोजेंस के या फिर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के लाइक एक तरीके से
कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होगा कि उसको भी कैंसर हो सकता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कैंसर के लिए। तो बहुत सारे जैसे बेंजीन, एस्बेस्टोस, पेस्टिसाइड है, यूवी है, एयर वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये और लाइफस्टाइल देखो, आपका लाइफस्टाइल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर ट्यूमर्स के लिए। बिकॉज अगर आप टोबैको यूज़ करते हो उससे लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर हो जाता है। आपकी डाइट खराब है, आप ओबीज हो, ओबीज से ब्रेस्ट कोलोरेक्टल हो जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर अगेन आई विल टेल विमेन टू जस्ट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ ये बड़ा कॉमन हो गया है इस टाइम पे। अल्कोहल का कंजप्शन ना करें तो अच्छा है, फिजिकली थोड़ा सा फिट रहें, एक्सरसाइज करें, इनएक्टिव स्टेट में ना पहुँचें, तो उस हिसाब से वो भी लीड ऑन कर देता है। इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन भी एक रीज़न है जिसमें जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, अदर फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स ही होता है। वायरसेस जो बाहर से HPV है, ह्यूमन पैप्लिमा वायरस है, जो सर्विकल, एनल या ओरोफेरेंजियल कैंसर कॉज करता है, लिंक करता है उससे। देन आपका हेपेटाइटिस B/C हो गया है, वो लिवर कैंसर से एसोसिएट होगा। देन आपका HBV है, एप्स्टेन बार वायरस है, वो बर्किट लिम्फोमा या नासोफेरेंजियल कार्सिनोमास हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो आपके पर्टिकुलर स्टमक कैंसर से लिंक होता है। हार्मोनल फैक्टर्स हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये भी रीज़न है, इनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर क्या है, मतलब किस तरीके से एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या डेवलप कैसे होता है, कैसे वो कैंसर में फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले तो देखो, पहले जेनेटिक म्यूटेशन होती है। वो जेनेटिक म्यूटेशन हुई, डैमेज होना शुरू हो गया DNA। अब डैमेज जब DNA हुआ तो सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल प्रोलिफरेट होगा, लाइक बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, इम्यून सिस्टम धीरे 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 इवेड होना शुरू होगा। मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे एक मास इकट्ठा हो जाएगा या कोई चीज़, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। देन ट्यूमर के बाद जो आपका है मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसाइज्ड हो जाएगा, देन इट्स विल कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर बोल सकते हो। फिर आपका सेकेंडरी ट्यूमर साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद। अब रिपेयर मैकेनिज्म है, या तो वो रिपेयर हो जाए, अगर आपका DNA डैमेज हुआ है, रिपेयर स्टेट में चला गया तो ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी। अगर सक्सेसफुली रिपेयर हुआ, देखो रिपेयरमेंट हो गया DNA का, यहाँ जो DNA डैमेज हुआ था उसका रिपेयरमेंट हो गया, सब ठीक है, नॉर्मल चल गया। बट जैसे ही अब नॉर्मलिटी आई, यहाँ अनसक्सेसफुल रिपेयर हुआ, तो ये एक तरीके से लीड ऑन हो जाएगा कहाँ पे, कैंसर के लिए या फिर ट्यूमर के लिए। तो ये चीज़ पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर में हमें याद रखनी है। वही सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिजेनेटिक्स हैं, ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट है, प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है, साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं कैंसर के या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की अगर बात करें, सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ना बहुत अनयूजुअल होते हैं, आप अनएक्सप्लेन समझ लो, बहुत कॉमन भी हो जाएंगे और बहुत कॉमन भी नहीं होंगे। अब जैसे आपका वेट लॉस हो रहा है किसी वजह से, बहुत बीमार रहने लगते हो, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं जिसको हम एक तरीके से गलत तरीके से भी ले लेते हैं। आपकी इंजरी नहीं हुई है बट दर्द हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो गया, स्किन की चेंजेस आने लगते हैं, आपकी स्किन कलर चेंज हो जाता है, मोल्स और वॉट्स देखने को मिल जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, लम्प्स, स्वेलिंग आ जाएगी, सोलोइंग, इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, बॉल, बहुत सारी आपकी बॉडी में धीरे 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 साइन एंड सिम्टम्स एज अ चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स ना कुछ नॉन कैंसरस कंडीशन भी होती है, मैंने आपको सबसे पहले भी यही चीज़ बोली थी। कभी भी देखो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको लिंक मत करना कि भाई यार मुझे तो बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे कैंसर तो नहीं है। ओवर थिंक मत करना, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोरिलेट करे। कभी खुद ही बोल दो भाई मुझे तो लगता है मुझे कैंसर हो गया है। हर कोई सोचता है, आप ही नहीं, हर एक इंसान सोचता है पैथोफिजियोलॉजी या सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स को देख के भाई ये तो मुझे भी हो रहा है, ये चीज़ तो मुझे भी हुई है, ये चीज़ तो अभी भी फील हो रही है, तो मतलब मुझे शायद ये हो सकता है। नहीं, अगर ऐसा कुछ है बहुत ज़रूरी है आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जाकर प्रॉपर इवैल्यूएशन कराओ। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, खुद अपने डॉक्टर मत बनो, खुद को डायग्नोज मत करो और खुद का ट्रीटमेंट तो सोचना भी मत, कभी पता चला खुद ही ट्रीट कर लो, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो सर्जरी होती है, अगर बिनाइन है तो वो निकल जाएगा, उसका कैंसर सेल को बॉडी से निकाल दिया जाएगा,
ठीक है, रिमूव कर दिया जाएगा सर्जिकल मेथड्स के थ्रू। रेडिएशन थेरेपी चलती है, उसमें रेडिएशंस यूज़ करके हाई एनर्जी रेज जो होती हैं वो कैंसर सेल्स को मारती हैं या ट्यूमर को छोटा कर देती हैं। कीमोथेरेपी में आपके जितने केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको यूज़ करके कैंसर सेल जो डिवाइड हो रहे थे उनको टारगेट किया जाता है सिस्टमिकली या फिर लोकली। वो कैंसर सेल्स को मारते हैं थ्रू आउट द बॉडी। अब टारगेटेड थेरेपी है, वो पर्टिकुलर कैंसर सेल को टारगेट करता है जिससे कि आपके जो नॉर्मल सेल हैं वो कम हार्म हो। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, आपका जैसे ये पार्ट है और इसके साइड में ही ट्यूमर है, बट टारगेट आप इसको कर रहे हो जिससे कि हमारा जो नॉर्मल सेल है ना इधर, वो बच जाए, उसको हार्म नहीं होना चाहिए। पता चला वो भी लपेटे में आ गया तो खराब हो गया, बॉडी बहुत बेकार हो जाएगी। इम्यून थेरेपी है और हार्मोन थेरेपी है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। या तो ये ट्रीटमेंट जो है अकेले यूज़ किए जाएंगे कि पर्सन टू पर्सन होता है, उसको या तो अकेला यूज़ किया जाए या फिर कॉम्बिनेशन में भी चलता है कि कीमोथेरेपी भी चल रही है, साथ ही साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है। मतलब वो डिपेंड करता है किस हिसाब से उनके जो फिजिशियंस हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो देखते हैं। तो प्लान जो होता है, ट्रीटमेंट प्लान, वो कैंसर प्रोग्रेशन और थेरेपी के रिस्पॉन्स के लिए हिसाब से ही चेंज किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, वैसे ही वर्क करता है। ओके, सो लगा ना थोड़ा सा कैंसर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? Yeah. Okay, that's it for today. See you in the next class. Bye bye.